हाय एवरीवन, वेलकम टू भूमि की पाठशाला। आप सबका स्वागत है। ये हमारा चैप्टर सेकेंड, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फ्रॉम योर बुक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दिस इज़ पार्ट वन। हियर यू विल गेट योर नोट्स एज वेल एज आई होप कि आप चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम डेमोक्रेसी को बिल्ड कैसे करें। तो अब हमें एक आइडिया आ चुका था कि इंडिपेंडेंट इंडिया किस तरीके से बॉर्न हुआ था। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ था। हमारी गवर्नमेंट जो थी वो स्टेटहुड प्रोवाइड कर रही थी। वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रिंसली स्टेट को इंक्लूड कर रहे थे। हमने मणिपुर का और हैदराबाद का केस भी पढ़ा है यहाँ पे। हमने देखा कि किस हिसाब से तीन प्रॉब्लम्स थी, यूनिटी की, डेमोक्रेसी की, डेवलपमेंट की। तो हमें पता है कि किस हिसाब से जो है इंडिया बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ है। तो ऐसे ही सीरियस चैलेंजेस जो थे ये दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने भी महसूस करे थे, फेस किए थे, और उनके लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी कंट्री में। उनके हिसाब से नेशनल यूनिटी जो था वो सबसे बड़ा प्रायोरिटी था, और डेमोक्रेसी अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो इंक्लूड कर देंगे कंट्री में। तो बहुत सी कंट्रीज़ ने फ्रीडम तो गेन करी बट नॉन डेमोक्रेटिक रूल को एक्सपीरियंस किया। नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स किस हिसाब से फेस किया उन्होंने फेस किया हमारे एक लीडर के द्वारा वन पार्टी रूल रख दिया, या फिर एक ही लीडर रूल करेगा, डायरेक्ट आर्मी रूल रख दिया, या फिर कोई ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। यहाँ से शुरू होता है कि हाँ भाई, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको फ्रीडम दूंगा, मैं आपको डेमोक्रेसी दूंगा, बट अगर अगर मैंने अपने आप को एक बार इस्टेब्लिश करवा दिया तो आप ना मेरे को हटा सकते हैं मेरी जगह से, प्लस मैं आपको डेमोक्रेसी भी नहीं दूंगी। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम जो थे ये यहीं से शुरू होते हैं कि वो एक प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको डेमोक्रेसी बहुत जल्दी देंगे, बहुत जल्दी हम डेमोक्रेसी को रीस्टोर करेंगे। बट एक बार वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत डिफरेंट नहीं थी। यहाँ के लीडर्स ने जो था एक बहुत डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ किया था। उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, उन्होंने उसे देखा एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का समाधान है। हर एक सोसाइटी को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है जो कि उसे अच्छे से रेगुलेट कर सके, अच्छे से गवर्न कर सके, एंड सेम गोज़ विद इंडिया। इंडिया को भी एक ऐसी ही गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। ठीक है। अब इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, तो यहाँ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, डिफरेंसेस हुआ करते थे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसका आंसर था। एक कंपटीशन, पावर, ये दोनों चीज़ें जो थी ये पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी कि बहुत ही विजिबल थिंग थी। भाई पॉलिटिक्स में वो मतलब पैसा है तुम्हारे पास, पावर है तुम्हारे पास, प्लस एक कंपटीशन भी होगा। तो और पॉलिटिकल एक्टिविटी का पर्पस क्या है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचे, वो पब्लिक के बारे में सोचे। ठीक है, अगर वो पब्लिक के बारे में नहीं सोचती है तो वो पॉलिटिक्स है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। जब तक ये सारा प्रोसीजर चल ही रहा था तब तक हमारी गवर्नमेंट जो थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंडिया जो था वो इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता था, वो रूल किया जाता था। इंटरिम गवर्नमेंट, आई मीन टू से दैट कि एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता था, ये परमानेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये नेसेसरी था। अब भाई ये सब कुछ हो रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लेट डाउन हो चुका है, हमारे को फ्रीडम मिल चुकी है, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन हो चुकी हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो रही हैं। तो अब आगे डेवलपमेंट के लिए हमारे को पहला इलेक्टेड जो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवाने थे कंट्री में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो थी इंडिया की वो जनवरी 1950 में सेटअप कर दी गई। सु कुमार सेन ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे, और पहले कंट्री जनरल इलेक्शन जो था, कंट्री का सबसे पहला जनरल इलेक्शन जो था वो 1950 में ही एक्सपीरियंस किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने ना, ये इलेक्शन कमीशन के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि वो एक इंडिया जैसी कंट्री में
फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो एक फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। तो इसीलिए और प्लस एक इलेक्शन कमीशन को, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में टोटल 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, आई गेस 70 हैं, हाँ 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। तो वैसे ही हमें बाउंड्रीज़ भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और हमें ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि कौन कौन से सिटीजन एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। ये जो टास्क है ना, ये बहुत टाइम लगाते हैं। तो जब पहला ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिश किया उसमें ना 40 लाख से भी ज़्यादा विमेंस जो थी वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी। वो कैसे रिकॉर्ड की गई थी? वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। तो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ये डिक्लाइन कर देता है एंट्रीज़ को और कहता है कि अगर पॉसिबल है तो हम रिवीजन करेंगे, हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है। वर्ल्ड में ऐसे इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं, मतलब इतने बड़े पैमाने में, इतने बड़े स्केल में इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं। उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 3200 MLAs थे, 489 मेंबर्स थे लोकसभा के, और जिसमें से 15% ऑफ पीपल जो थे वो लिटरेट थे। बाकी हमारे जो भी जितने भी परसेंटेज ऑफ रह गई आउट ऑफ 100 वो इलिटरेट पीपल थे। तो इलेक्शन कमीशंस ने 3 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स को जो है वो ट्रेन करवाया कि हम अब इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे, ये हमारा पहला सबसे बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेसी का एक पुअर और इलिटरेट कंट्री में। अगर हम उस टाइम की बात देखें तो वहाँ पे प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहीं पर जहाँ पे सब लिटरेट थे, यहीं पर डेमोक्रेसी हमने देखी थी। ठीक है। और उस टाइम पे हमने ये भी देखा था कि वोटिंग राइट्स विमेंस को नहीं दिए जाते थे, बल्कि इंडिया में ना ऐसा हुआ जाता था कि विमेंस को शुरुआत में ही राइट्स दे दिए गए थे। ठीक है। इसलिए इंडिया का ये जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, ये बहुत ही बोल्ड और रिस्की मान लिया गया था। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन इमर्ज हुआ था हमारे सैम्पल पेपर में, 1 मार्क का और 2 मार्क का, आई गेस। यहाँ से इमर्ज हुआ था कि इंडिया का मतलब इंडिया का एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ही बोल्ड और रिस्की अपीयर क्यों हुआ था? तो अपीयर इसलिए हुआ था क्योंकि वोटिंग राइट्स डायरेक्ट दे दिए गए थे विमेंस को, प्लस ये पहला ऐसा इलेक्शन था, पहला ऐसा बिगर टेस्ट था डेमोक्रेसी का एक पुअर और इलिटरेट कंट्री में। इलेक्शन जो थे उन्हें पोस्टपोन करवाना गया 2 बार, और फाइनली वो हेल्ड हुए 51 अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक। ये इलेक्शन 1952 के इलेक्शंस माने जाते हैं क्योंकि बहुत सी जनता जो थी उन्होंने जनवरी में वोट किया था। 6 मंथ्स लगे थे कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग में। इलेक्शन कॉम्पिटिटिव थे, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एनकरेजिंग था, और जब रिजल्ट आया तो वो फेयर माना गया इवन बाय द लूजर्स। तो इंडिया का जनरल इलेक्शन जो था 1952 का, ये लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है मेथड हमारा, चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। इस टाइम पे हम EVM से यूज़ करते हैं ताकि हम वोटर्स के वोट को रिकॉर्ड कर सकें, बट यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। हमारा पहला जनरल इलेक्शन जो था वहाँ पे ना एक बेसिकली आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, और उस पेपर को आपको ना एक बॉक्स में डालना होगा, और उस बॉक्स के बाहर पे बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 बॉक्सेस पड़े होंगे। उस 4 बॉक्सेस में सामने बिल्कुल 4 बॉक्सेस बंद होंगे, और उस 4 बॉक्सेस के ऊपर जो है सिंबल्स होंगे आपकी गवर्नमेंट के, आपकी पार्टी के। अब आप जिसके फेवर में हो आपको एक पेपर दिया जाएगा, और जिसके भी फेवर में हो आपको उस बॉक्स के अंदर वो पेपर डाल देना है। तो ये पहला मेथड था जो कि हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हुआ था। दूसरा मेथड जो था वो ये था, 2 इलेक्शंस के फर्स्ट 2 इलेक्शंस के बाद ये मेथड को चेंज किया गया। एक पेपर आता है, उसमें सबके नेम्स लिखे होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और आपको वहाँ पे स्टैम्प करना होता है। एक पेपर होगा
नेम लिखा होगा, नेम के बाद वहाँ पे सिंबल बने होंगे पार्टी के, और आपको बोल दिया जाएगा कि आपको जो जो पार्टी, मतलब आपको जोन सी भी पार्टी पसंद है आप उसके सामने स्टैम्प लगा दीजिए। और अगर हम देखें 2004 के टाइम पे, तो हम ईवीएम पे शिफ्ट हो गए थे। ईवीएम क्या होता है हमारा ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो हम इस पे शिफ्ट हो गए थे। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं वोटिंग के। एक तो बॉक्स वाला, कि बॉक्स के अंदर डाल देना पेपर, जो भी आपको पार्टी पसंद है उसके ऊपर सिंबल लगा होगा बॉक्स के ऊपर, एंड यू जस्ट हैव टू पुट द पेपर जो भी आपको सपोर्टिव लगता है आपकी पार्टी पे। दूसरा हमने मेथड पढ़ा बैलेट पेपर का, कि वहाँ पे सिंबल्स लगे होंगे, उनके नेम लिखे होंगे, एंड वी जस्ट हैव टू पुट अ स्टैम्प ओवर द नेम ऑफ द कैंडिडेट वी हैव टू वोट फॉर। एंड तीसरा हमने पढ़ा हमारा पूरा जो डायरेक्शन था वो शिफ्ट हो गया था ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। तो यहाँ पर आपका जो है पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है चैप्टर का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय।